हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन फॉर 26 जुलाई 2024। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़, यहाँ पर सबसे पहले हमें बात करनी है रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जहाँ पर कुछ मिनरल रिच लैंड्स के ऊपर किसका कंट्रोल होगा इसके बारे में बात की गई है। सिंपल वर्ड्स में समझे, कोई भी ऐसा लैंड जहाँ पर बहुत सारा मिनरल प्रेजेंट है, मतलब कोई पर्टिकुलर मिनरल पाया गया है, तो उस पर्टिकुलर लैंड पर क्या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा सकती है। इसी चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक हियरिंग की है और एक 9 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया था, जहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि स्टेट के किसी भी लैंड को जहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं वहाँ पर कोई टैक्स लगाने से रोकना। सिंपल वर्ड्स में, स्टेट के लेजिस्लेचर के पास पूरी पावर है कि वो ऐसे लैंड जहाँ पर मिनरल्स मिले हैं वहाँ पर पूरी तरीके से टैक्सेस लगा सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझ आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। और बोला गया है कि पार्लियामेंट यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास कोई पावर नहीं है कि उस चीज़ को रोक सके। ठीक है, इसके अलावा मूविंग अहेड, जजमेंट ने ये भी अलाउ किया गया है कि स्टेट जो है वो टैक्सेस तो लगा सकती है, मतलब जो हैवी टैक्सेस है, जो टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं ऐसे लैंड पर जहाँ पर मिनरल्स मिले हैं। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ये किस चीज़ के अंदर आता है? इट कम्स अंडर फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म के तहत स्टेट्स के पास अपनी खुद के कुछ स्टेट लिस्ट होते हैं, उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। उसी तरीके से जो मिनरल रिच लैंड्स हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है यहाँ पर, दैट इज़ वाई वो उनके खुद के लेजिस्लेटिव डोमेन के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट को, ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्सेस लगाने का ऐसे लैंड पे जहाँ पर मिनरल्स मिले हैं। नाउ इस पर्टिकुलर एक्ट में पार्लियामेंट को ये पावर नहीं दी गई है कि वो स्टेट को कहीं भी या फिर किसी भी तरीके से टैक्सेस को लगाने से रोके। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन उठा था कि लैंड के ऊपर जो रॉयल्टी देते हैं क्या वो रॉयल्टी एक टैक्स माना जाएगा? द आंसर इज नो। उस रॉयल्टी को एक टैक्स की तरह नहीं देखा जाएगा, रादर वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट हो रहा है। देखो समझो, मान लो एक पर्टिकुलर लैंड है और वो लैंड का जो ओनर है उसने वो पर्टिकुलर लैंड किसी दूसरे को दे रखा है, तो जब तक ये दूसरा पर्सन इस लैंड को इस्तेमाल कर रहा है तब तक ये पर्सन, मतलब जो सेकंड पर्सन है, वो उसको रॉयल्टी पे करेगा, राइट? जैसे रेंट पे करेगा फॉर एग्जांपल ना, तो रेंट भी एक टाइप का रॉयल्टी है। तो देखो मान लो अगर रेंट या रॉयल्टी पे करता है तो क्या ये पर्टिकुलर चीज़ को टैक्स माना जाएगा? ठीक है, द आंसर इज नो। स्टेट गवर्नमेंट वो रॉयल्टी जो है उसको टैक्स के फॉर्म में नहीं ले रही है, रादर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इतने दिनों तक आप हमारा ये ज़मीन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बदले में, मतलब जो भी मिनरल राइट्स वगैरह है उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है वो टैक्स नहीं है, रादर वो कॉन्ट्रैक्चुअल पैसा है, उसको टैक्स के तहत नहीं देखा जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको पहली चीज़ समझ आ गई कि स्टेट्स के पास पावर दी गई है, ऐसा कोई भी लैंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास हो और जो मिनरल रिच हो उसके ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। मूविंग अहेड, यहाँ पर एक एडिटोरियल आया हुआ है जो कि इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। तो क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन की? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है, TFR। TFR का मतलब होता है कि एक हेल्दी वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को जन्म देती हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, नाउ जब इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरऑल इंडिया में मतलब चेक किया जाता है और एक एवरेज निकाला जाता है, तो ये मालूम चला हमें रिसेंटली कि हमारा जो TFR है इंडिया का वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। नाउ एक चीज़ देखो, एवरेज TFR कितना होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरेज TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। 2.1 का मतलब होता है कि इसको रिप्लेसमेंट TFR बोलते हैं। रिप्लेसमेंट TFR का मतलब है जितने लोगों की डेथ हुई है उतने ही लोग न्यू बॉर्न होंगे, मतलब न्यू बच्चे बर्थ लेंगे, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट, मतलब जितनों की डेथ हुई है उतने ही बच्चे न्यू पैदा हुए हैं। तो अगर TFR हमारा 2.1 हो जाए तो उसे आइडियल माना जाता है। बट पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इंडिया का जो TFR है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। तो एक तरफ देखो तो वो अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो गया, पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, वो हमारा फिर से एक बार कंट्रोल में आने की तरफ बढ़ रहा है। बट एक तरफ प्रॉब्लमेटिक भी है, क्योंकि TFR डिक्लाइन होने का एक मतलब ये भी है कि बर्थ तो कम हो गया, लेकिन अभी भी जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज लोग हैं वो तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके कारण जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर TFR डिक्लाइन हो जाए तो। नाउ 2019 में जो लास्ट सर्वे किया गया था उसके तहत ये पाया गया कि 139 मिलियन पीपल से ज़्यादा जो हैं हमारी कंट्री में 60+ के लोग हैं, मतलब 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन का 10% से ज़्यादा बनाते हैं। और इसी पर्टिकुलर एवरेज को अगर हम कंटिन्यू करें तो 2050 होते होते हमारे पॉपुलेशन का 19.5%, मतलब ऑलमोस्ट डबल जो है वो यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट 319 मिलियन इंडिविजुअल्स जो है वो 60 साल से प्लस होंगे। तो एक चीज़ समझो, 60+ के जो लोग होते हैं दे आर इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली वो बेसिकली हट चुके होते हैं, मतलब इकोनॉमिकली वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होते हैं, राइट। इकोनॉमिकली दे आर अनस्टेबल। सो अगर आप ध्यान से देखो तो दे आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन, राइट। डिपेंडेंट पॉपुलेशन है पहली चीज़। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो है वो वर्क फोर्स पे है। तो वर्क फोर्स हमारी ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज एल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। सो उस टाइम में डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना इज द बेस्ट थिंग। नो, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं। पहला होता है, देखो अगर ये एल्डरली पॉपुलेशन किसी भी तरीके से या तो रिड्यूस हो जाए या फिर मतलब रिड्यूस हो जाए इन द सेंस कि ये लोग वर्क फोर्स में आ जाए, मतलब जो इनका वर्क फोर्स फिनिश हो गया है वो वर्क फोर्स में फिर से आ जाए, या तो ऐसा हो जाए, या फिर जो डिपेंडेंसी इनके ऊपर है वो डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाए। जैसे कि जो भी इनका हेल्थ रिस्क है उसको अगर हम किस तरीके से रिड्यूस कर पाएँ, राइट, जो भी इनको प्रॉब्लम्स हो रही है उसको अगर हम रिड्यूस कर पाएँ तो ऑटोमेटिकली जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। उसी चीज़ में जो हमारा सेकंड सिनेरियो जो है, किसी तरीके से हमें रिस्क फिनिश करना है, उस चीज़ के ऊपर अभी इंडिया फोकस करना चाहिए। नाउ लगातार ग्रोथ हो रहा है इंडिया की एजिंग पॉपुलेशन के ऊपर, मतलब एजिंग पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, जो ओल्ड एज पीपल है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ रीजंस है उसके, पॉल्यूशन देखो अब उनके ऊपर जो रिस्क है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली पॉल्यूशन के कारण, हाइपरटेंशन, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज TBI मतलब ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, फिर ओबेसिटी। ये सब कुछ चैलेंजेस है जो कि हमारे जो ओल्ड एज पीपल है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा डिमेंशिया नाम की एक डिजीज़ होती है। डिमेंशिया में क्या होता है, भूलने की बीमारी, मतलब माइंड जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। आपने अल्जाइमर सुना होगा, अल्जाइमर जो है डिमेंशिया का एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है। सो डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम है ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है, भूलने की शक्ति है ना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। इसी कारण माना जा रहा है ये बहुत सारे ओल्ड जो लोग हैं उनको आने वाले टाइम में इंडिया में डिमेंशिया हो सकता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति उनकी रिड्यूस हो सकती है। उस चीज़ से फाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हमें किसी तरीके से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करना होगा, मतलब ऐसे रिस्क जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन, हाइपरटेंशन, TBI, ओबेसिटी, ये सब तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है ना। इनको अगर हम रिड्यूस कर दें तो हमारा डिमेंशिया का जो केसेस है ओल्ड एज में वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी कारण जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन होंगे दे विल स्टे हेल्दी, वो लोग हेल्दी की तरह रह पाएंगे। उसी कारण दे विल नॉट बी डिपेंडेंट पॉपुलेशन, डिपेंडेंट नहीं होंगे, राइट। दे विल बी सेल्फ स्ट्राइविंग पॉपुलेशन, वो हेल्दी पॉपुलेशन होगी। और हेल्दी पॉपुलेशन इज ऑलवेज गुड फॉर इकोनॉमी, राइट। इसके अलावा इंडिया को फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसी चीज़ें जो कि डिमेंशिया को या फिर बाकी जो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशंस के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप अपने आंसर्स के अंदर जहाँ पर भी डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आप उन चीज़ों को कोड कर सकते हैं। देखिए ये सब मिलाकर सिर्फ एक ही पॉइंट बनाएंगे, आपको एक सिंगल सेंटेंस में मेंशन करना है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन में डिमेंशिया का जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स लाइक पॉल्यूशन, हाइपरटेंशन, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी एंड ओबेसिटी, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, राइट। दिस इज द मेन थिंग, कोर क्रक्स जो हमें यूज़ करना है अपने मीन्स के अंदर। मूविंग अहेड, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मोदी, वो रिसेंटली रशिया के विजिट पे गए थे ना। उसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो विजिट हुआ है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, दैट हैज़ कम ड्यूरिंग जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। यूक्रेन में काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, USA, यूरोप, ये सब, और यहाँ तक कि जो यूक्रेन है, इन सब ने इंडियन PM को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। बट इतने सारी क्रिटिसिज्म होने के बावजूद, इतना कंसर्न होने के बावजूद इंडिया ने ये मेंटेन किया है कि भारत खुद की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि कोई और हमें क्या बोल रहा है, रादर हम ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि क्या चीज़ इंडिया के लिए सही है और क्या सही नहीं है। अगर कोई चीज़ सही है सो वी विल डू इट, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में खुद का सेल्फ इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन समवन एल्सेस इंटरेस्ट, बिकॉज हर कंट्री अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में देखती है, तो इंडिया क्यों ना देखिए, राइट। दिस इज कॉल्ड द सिंपल वर्ड्स में फ्रीडम ऑफ चॉइस। देखते हैं शिफ्ट क्या हुआ है। देखो ये जो विजिट हुआ है कहीं ना कहीं मोदी की तरफ से शिफ्ट देखा जा रहा है, मतलब इंडिया की तरफ से एक शिफ्ट देखा जा रहा है, जहाँ पर पहले इंडिया रशिया के साथ डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करता था, डायरेक्टली इंगेज नहीं करता था। स्पेशली जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हुई है तब से इंडिया ने अवॉइड किया था रशिया के साथ डायरेक्टली कोई भी मीटिंग करना, कोई भी इंगेजमेंट करना। बट मोदी का जो विजिट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये विजिट है, वो ये शो करता है कि इंडिया ने एक्चुअली चूज़ किया है रशिया के पास जाना। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया वॉज शेड्यूल्ड टू मीट अस्ताना। अस्ताना कहाँ पर है? कजाकिस्तान जो है उसका कैपिटल है अस्ताना, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्री। सो मिस्टर मोदी जी जो थे वो सेंट्रल एशियन आने वाले थे, बट उन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रिप को कैंसिल किया एंड ही वेंट टू रशिया। उसके बाद उनकी एक जॉइंट अपीयरेंस थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ।
बट उन्होंने इसको भी कैंसिल किया और स्टिल वो रशिया के पास गए। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एशिया और चाइना दोनों से ऊपर जाकर के उन्होंने रशिया को चूज़ किया है फॉर ए जियोपॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं हम एक अपनी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इंडिया का शिफ्ट किस तरफ है। अब अगर हम स्टांस की बात करें तो देखो, इंडिया ने डायरेक्टली कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, बट इंडिया ने साथ ही साथ ये जरूर शो किया है कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, वर्ल्ड में पीस होना चाहिए। मतलब इंडिया ने अपने दोनों ही स्टांसेस को, मतलब एक तरफ रशिया को उन्होंने बोला भी है वॉर को फिनिश करने के लिए, बट रशिया को डायरेक्टली नहीं बोला है। इस तरीके से हमने अपने दोनों चीज़ों को, अपने स्टांस को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। रशिया से मिलने के बावजूद इंडिया ने ये बोला है कि यूक्रेन को यहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट देने की ज़रूरत है, हमें ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स यूक्रेन के अंदर भेजने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है, ऑल्दो हम रशिया के साथ डायरेक्टली मीट कर रहे हैं, बट हम यूक्रेन के जो प्लाइट है, यूक्रेन की जो प्रॉब्लम्स है, उसको इंडिया बिल्कुल भी भूला नहीं है। इंडिया उसको आज भी सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। नाउ अगर हम इंडिया के फोकस की बात करें तो इंडिया ने जियो पॉलिटिक्स के ऊपर दिया है जियो इकोनॉमिक्स को। मतलब जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दो टर्म होते हैं, जियो पॉलिटिक्स से ज़्यादा प्रेफरेंस इंडिया ने जियो इकोनॉमिक्स को दिया है। देखो, जियो पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि हम आसपास की कंट्री के साथ किस तरीके से रिलेशन रख रहे हैं, मतलब अपना पॉलिटिकल लैंडस्केप हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जियो पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को बेटर कर रहे हैं। तो जैसा आप जानते हो, रशिया के साथ हम कहीं ना कहीं एनर्जी सेक्टर में इन्वॉल्व है, डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है, राइट। हम वहाँ से गैस खरीदते हैं, वहाँ से ऑयल खरीदते हैं। तो ये शो करता है कि इंडिया का जो जियो इकोनॉमिक्स है वो रशिया के साथ बेटर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, राइट। रशिया इंडिया के रिलेशनशिप को खराब नहीं होने दे रहा है इंडिया, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को बेटर कर रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बेटर कर रहा है। एनर्जी और डिफेंस की फील्ड में हम काफ़ी अच्छा आपस में कहीं ना कहीं जॉइंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सो ये शो करता है कि इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट को साथ में लेके चल रहा है, जहां पर एक तरफ वो रशिया और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज, दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर रहा है, रादर दोनों को ही साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर विजिट है वो ये भी शो करता है कि इंडिया ने चाइना को छोड़ करके रशिया को चूज किया है। मतलब इंडिया ये भी चाहता है कि रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा चाइना के क्लोज ना जाए। रशिया ये समझे कि इंडिया ने चाइना के चाइना को छोड़ करके रशिया को चूज़ किया है। इसका मतलब ये है चाइना से बेटर मानता है वो रशिया को। सो सेम तरीके से यहाँ पर इंडिया ये भी चाहता है कि रशिया का जो क्लोजनेस चाइना के साथ बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए, राइट। जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है रशिया के, उसमें इंडिया की प्रेफरेंस जो है उसको इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है उसको इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ओवरऑल ये शो करता है कि यूएस, चाइना और रशिया, इन तीनों का जो सिंगल डायनामिक्स चल रहा है उस चीज़ के अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रही है और किस तरीके से इंडिया ने इन चीज़ों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है इंडिया के इलीगल कोल माइनिंग के बारे में। और रिसेंटली एक न्यूज़ आया था जहाँ पर गुजरात में 3 जो कोल माइनर्स थे उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी अफॉक्सिया के कारण, मतलब लो ऑक्सीजन के कारण उनकी माइनिंग के अंदर ही डेथ हो गई थी। नाउ ये चीज़ें कहीं ना कहीं इलीगल कोल माइनिंग के अंदर आती है और इलीगल कोल माइनिंग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसके कारण बहुत सारे वर्कर्स की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया कहीं ना कहीं रिलाई करता है कोल के ऊपर अपने सारे के सारे इंडस्ट्रियल, अपने एनर्जी नीड्स के लिए, क्योंकि अभी भी इंडिया का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कोल ही है। अगर हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करें तो कोल की हाई डिमांड, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं जो रेगुलेशंस हैं उसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स ना करना, फिर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, ये सब मिला करके कहीं ना कहीं इलीगल माइनिंग को और ज़्यादा फोर्स करते हैं, इलीगल माइनिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नाउ बहुत सारे इलीगल माइनर्स ऐसे होते हैं जो कि रूडिमेंट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत ही ओल्ड एज टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाता है एंड इसके कारण भी बहुत सारे वर्कर्स की यहाँ पर डेथ हो जाती है। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें कि लॉफुली क्या है, क्या इसके ऊपर कोई लॉ है, आंसर इज यस। 2 डिफरेंट लॉज हैं इसके ऊपर। पहला है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 और दूसरा है कोल माइंस एक्ट 1973। ये दोनों ही लॉ कहीं ना कहीं इलीगल कोल माइनिंग को रोकते हैं, बट इलीगल माइनिंग अभी भी है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन पर्टिकुलर लॉ तो है बट लॉ का इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं है, राइट। इन पर्टिकुलर लॉज का इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि इन पर्टिकुलर लॉ को बाईपास करके इलीगल माइनिंग आज भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। कुछ सेफ्टी रिस्क है। क्या क्या सेफ्टी रिस्क है? पहले देखो, इलीगल माइंस के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड, माइंस के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस होते हैं, लैंडस्लाइड का खतरा होता है, केविंस का खतरा होता है, मतलब केव का ऊपर से टूट जाना। हेल्थ हजार्ड्स होते हैं जैसे कि मर्करी पॉइजनिंग हो सकती है कोल माइनिंग के अंदर से, राइट। ये सब चीज़ें भी शो करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं।
तीसरा, जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन, वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलने के कारण जो वर्कर्स हैं उनकी यहाँ पर हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इलीगल माइनिंग को रोकना, और ये सारी की सारी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। और ध्यान रखिएगा, इलीगल माइनिंग जो है वो बहुत ही कोवर्ट तरीके से होता है, मतलब छुप छुपा कर होता है, बहुत ही हिडन तरीके से होता है, जिसके कारण पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे रिमोट एरियाज़ के अंदर, मतलब जहाँ पर थोड़ा सा भी कोल मिलता है वहाँ पर इलीगल कोल माइनिंग होती है, जिसके कारण इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है। और ध्यान रखिएगा, इलीगल ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो वर्कर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है तो पैसे के लिए काम करते हैं। सोशल कंडीशंस हैं, वंस अगेन उनके पास सोशल प्रेस्टीज नहीं है तो पैसे इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं। रेगुलेटरी फैक्टर्स हैं कि लॉ तो है बट इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती है, साथ साथ कंबाइन होती है, तब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट पैदा करती है जिसके तहत एक इलीगल ऑपरेशन पैदा हो जाता है कोल माइनिंग के अंदर, मतलब इलीगल कोल माइनिंग के अंदर। ठीक है, सो यही आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको इन पर्टिकुलर जो डिस्कशंस हैं उनका PDF चाहिए तो आप हमारे IQ Type चैनल पे आ सकते हैं, टेलीग्राम से आप ये चीज़ें ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टॉप पे मेंशन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी और आपको किसी पर्टिकुलर डे के न्यूज़ को समझने में बेटर तरीके से हेल्प कर रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द डेली न्यूज़ डिस्कशन। थैंक यू सो मच।